मॉर्निंग अगेन। अब हम आज की वीडियो में कल जो हमने छोड़ा था उसको कंटिन्यू करेंगे। एंग्लो फ्रेंच रिवलरी एंड कार्नेटिक वार्स। ठीक है, 3 कार्नेटिक वार्स या कार्नाटिक वार्स हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आज तीनों के बारे में हम जानेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ओपन योर बुक और पेज नंबर 5, पैरा सेकेंड, एंग्लो फ्रेंच रिवलरी एंड कार्नाटिक वार्स। एंग्लो फ्रेंच ट्रेडिंग रिवलरीज सून टर्न्ड इनटू वार। इन दोनों के बीच में जो दुश्मनी चली आ रही थी वो धीरे से युद्ध में बदल गई। जो प्रतिस्पर्धा चली आ रही थी वो युद्ध में बदल गई। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द बोथ बिफोर स्टडिंग द वार्स एंड इंसिडेंट बिटवीन द टू। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वेयर एज फ्रेंच कंपनी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट। इसका मतलब समझ लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी, जबकि जो फ्रांसीसी कंपनी थी उस पर सरकार को, वहाँ की फ्रांस की सरकार का जो पूरा होल्ड था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फेस फ्री टू टेक डिसीजंस रिकॉर्डिंग इट्स पावर एंड बिजनेस, वेयर एज द फ्रेंच कंपनी हैड टू सीक परमिशन फॉर ऑल मैटर्स फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार करने के लिए और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वयं निर्णय ले सकते थे, इसकी उनको स्वतंत्रता मिली थी। जबकि फ्रांसीसी कंपनी को समस्त निर्णय, जितने भी सारे निर्णय लेते थे, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो या व्यापार को बढ़ाने के लिए हो या अपनी पावर को बढ़ाने के लिए हो, सारे ही फ्रेंच गवर्नमेंट से लेने पड़ते थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस ओवर द एरिया वाज ऑल्सो वाइड। फ्रेंच कंपनी हैड ओनली एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन पांडिचेरी, whereas British company had several important trading centers. Under these conditions, British East India Company and the French company were busy in expanding both their influence and trade. Both mainly concentrated on Western and Eastern India. Both had similar and consequently their rivalry finally ended in war. अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका जो व्यापार था वो ज़्यादा फैला हुआ था, और उनका फ़ायदा और उनके पास जो साधन थे और जो उनको जो प्रॉफिट हो रहा था और जो पावर था वो सब फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में उनके पास अधिक था। और उनके पास जो क्षेत्र थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो क्षेत्र थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। फ्रांसीसी कंपनी के पास केवल एक महत्वपूर्ण ही ट्रेड सेंटर था, वो था पांडिचेरी। और जबकि अगर हम इनकी ब्रिटिशर्स की बात करें तो इनके पास कई ज़्यादा ऐसे क्षेत्र थे। दोनों के बीच ही कार्य को लेकर ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट में दोनों के बीच ही अपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कंपटीशन चलता रहता था। दोनों एक स्वार्थ में एक जैसे थे, मतलब पारंपरिक उनमें पहले ये जो कंपटीशन चल रहा था वो धीरे धीरे उनकी रिवलरीज और फाइनली लगातार बढ़ता गया, इनकी दुश्मनी होती गई और धीरे धीरे ये जो प्रतिस्पर्धा थी आपस में, जो ये कंपटीशन था, वो फिर वॉर या युद्ध में कन्वर्ट हो गया। अब कर्नाटिक वार, अब हम पढ़ेंगे कर्नाटिक वॉर एंड देयर रिजल्ट। British East India Company and French company were making efforts to gain benefits and expanded their political influence. दोनों ही कंपनी, चाहे वो फ्रेंच कंपनी हो चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, दोनों ही राजनीतिक तौर पर अपना कद बढ़ाना चाहते थे, साथ साथ दोनों को प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए था। और तो दोनों ही एक दूसरे को बोथ टायर टू सरप्राइज ईच अदर बाय परचेसिंग इंडियन गुड्स एट द लोएस्ट प्राइस। दोनों ही एक दूसरे को दबाने का, मात देने का प्रयास करते थे और दोनों ही करते कि भारतीय माल को कम से कम कीमत पर खरीद लें। बोथ वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर द मार्केट। दोनों ही पूरे मार्केट पर कब्जा करना चाहते थे। एंड द गेन मोर फैसिलिटीज़ एंड मोर मार्केट दे बिगेन टू interfere in the internal affair of Indian state. Both dreamed of holding political power in their hands for control over market. अब दोनों ही क्या कर रहे, दोनों ही बाजार पर, मार्केट पर अपना अपना कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे थे, जो भारत के जो राज्य थे उनके इंटरनल मैटर्स में भी इंटरप्ट करने लगे थे, हस्तक्षेप करने लगे थे, ताकि ये बिजनेस पर पूरा नियंत्रण करके, व्यापार पर पूरा नियंत्रण करके वहाँ पर धीरे धीरे अपना राजनीतिक सत्ता भी स्थापित कर लें और ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएं। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।
Pondicherry on the southeast coast, while British Company main center was Fort St. George, Madras, which was not very far from Pondicherry. Both companies were ambitious, and constant skirmishes took place to throw each other out of India. Three wars known as Carnatic Wars in the Indian history were fought between the two companies. ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी भी अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहती थी, ब्रिटिश कंपनी भी अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहती थी, और दोनों की आपस में, दोनों की जो एम्बिशंस थी, जो महत्वाकांक्षाएं थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, इसलिए उनमें आपस में भी झड़पें होती रहती थी, और दोनों ही एक दूसरे को समाप्त करना चाहते थे इसके लिए, और अपना कब्जा करना चाहते थे भारत पर। इसके लिए उनके बीच में 3 युद्ध हुए, जो इंडियन हिस्ट्री में कर्नाटक युद्धों के नाम से या कार्नाटिक वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कर्नाटिक वार जो था वो 1746 से लेकर के 1748 तक चला। कर्नाटिक वंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर हैड बिकम इंडिपेंडेंट। अर्कॉट सिचुएटेड बिटवीन चेन्नई एंड पांडिचेरी वॉज द कैपिटल टाउन ऑफ कर्नाटक। जो मुग़ल सत्ता, पहले कर्नाटक जो था वो मुग़ल एम्परर का पार्ट था, बाद में वो फ्री हो गया था, और कर्नाटक की जो राजधानी थी अर्कट, वो पांडिचेरी और मद्रास के बीच में थी। ओके, फ्रेंच एंड इंग्लिश वर ऑन अपोजिट साइड्स इन द 1744 वार्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन इन यूरोप। जो फ्रेंच और ब्रिटेन थे वो दोनों एक दूसरे के सामने थे, और जिसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ा था। ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों के बीच में काफ़ी तनातनी चलती रहती थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स लर्न नवाब अनवरुद्दीन ऑफ कर्नाटक इन हिज फेवर। जो उस समय फ्रांस का वो गवर्नर था डुप्लेक्स, उसने क्या किया था कि जो नवाब थे कर्नाटक के अनवरुद्दीन, उनको अपनी साइड में कर लिया था। द फ्रेंच फोर्स टुक कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश फोर्ट इन मद्रास। तो फ्रांसीसी सेना जो थी उसने जो मद्रास फोर्ट था जो ब्रिटिश के पास था, उस पर अपना कब्जा कर लिया था। बाद में डुप्लेक्स रिफ्यूज़ टू हैंड इट ओवर नवाब, और बाद में जो नवाब थे वहाँ को उनको किला देने से मना कर दिया था। दिस लेड बोथ साइड टू वार एंड कर्नाटक नवाब वाज डिफीटेड। फिर दोनों में युद्ध हुआ और कर्नाटक के नवाब की हार हो गई। इन 1748 पीस वाज रिस्टोर्ड बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन इन यूरोप। और 1748 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच यूरोप में फिर से क्या हुआ, संधि हो गई, और इससे जो मद्रास का जो किला था वो फ्रांसीसी ने अंग्रेज़ों को वापस दे दिया। ओके, सो विद द डिफीट ऑफ कर्नाटिक नवाब सुप्रीमेसी ऑफ यूरोपियन सिस्टम ऑफ वार वाज इस्टेब्लिश्ड। जब कर्नाटक के नवाब की हार हुई तो इससे ये समझ में आ गया कि वो ज़्यादा ताकतवर हैं, यूरोपियंस ज़्यादा ताकतवर हैं, उनकी सुप्रीमेसी यहाँ तय हुई। कंपनीज केम टू नो दैट द फर्दर इंक्रीज इन इंटरनल इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया स्टेट पॉलिसीज सुप्रीमेसी टू कुड बी इस्टेब्लिश फर्दर। दिस वार ऑल्सो सार्म्ड म्यूचुअल रिवलरीज एंड इल विल बिटवीन द टू कंपनीज। यूरोपीय कंपनियों को ये बात में समझ में आ गई थी कि अगर भारतीय राज्यों के जो इंटरनल मैटर्स हैं उनमें अगर वो हस्तक्षेप करेंगे तो उनकी जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और दोनों जो कंपनियां थी इनमें जो परस्पर रिवलरीज जो चल रही थी वो धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता तो वो बढ़ती जा रही थी, और दोनों में इल विल मीन्स ईर्ष्या द्वेष की भावना भी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब सेकंड कार्नेटिक वार में क्या हुआ, 1748 से लेकर सेकंड कार्नेटिक वार जो है वो ये बैटल हुई बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी वाज फॉट ओवर द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटक। ठीक है, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हैदराबाद और कर्नाटक के सक्सेसरशिप या उत्तराधिकारी को लेकर के 1748 से लेकर 1754 तक फिर से वॉर हुआ, युद्ध हुआ। फ्रांसीसी कंपनी में हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को और कर्नाटक में चांद साहब को शासक बना दिया था।
The throne of the Hyderabad and Carnatic French company declared Muzaffar Jung as the ruler of Hyderabad. मुजफ्फरवर को फ्रांस कंपनी ने हैदराबाद का और चांद साहब को कर्नाटक का सक्सेसर घोषित कर दिया. वेयर एज ब्रिटिश कंपनी बाय सपोर्टिंग मोहम्मद अली इन कर्नाटक एंड नासिर जंग इन हैदराबाद. इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश कंपनी थी वो कर्नाटक में मोहम्मद अली को और हैदराबाद में नासिर जंग को सम्राट बनाना चाहती थी. अच्छा, उसका परिणाम ये हुआ कि कर्नाटक एंड नासिर जंग इन हैदराबाद. अल्टीमेटली द वार ब्रोक आउट. फिर से युद्ध शुरू हो गया. नासिर जंग वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन द वॉर. नासिर जंग की हार हो गई और वो उसमें मारा गया. मुजफ्फर जंग गैव अ सम ऑफ 50,000 पाउंड एंड जागीर वर्थ रुपीज़ 10,000 अ ईयर टू फ्रेंच कंपनी फॉर देयर हेल्प इन द वार. इसके अलावा जो मुजफ्फर जंग थे उन्होंने युद्ध में सहायता के लिए जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसको 50,000 पाउंड एवं 10,000 रुपये वार्स एनुअल की एक जागीर दी, मतलब उनको दे दी ताकि मदद के बदले में जो उन्होंने उस युद्ध में उनकी मदद की. अंडर रॉबर्ट क्लाइव अ यंग क्लर्क इन द कंपनी ब्रिटिश फोर्स besides Arcot, Chand Sahib was killed in a war. The whole Carnatic came under the control of British company. Thus, English company established supremacy in Carnatic and French maintained their army in Hyderabad in the name of protecting the Nizam, and for this the Nizam allowed them to collect revenue. This new method of exercising control that is by making the India royalty pay to maintain the foreign army come into practice. इसका क्या हुआ, ब्रिटिश सेना ने आर्क्यूट को घेर लिया. चांद साहब मारा गया. पूरे कर्नाटक पर ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया. कर्नाटक में ब्रिटिशर्स और हैदराबाद में फ्रांसीसीस को की कंपनी सत्ता स्थापित हो गई. और हैदराबाद की रक्षा के लिए फ्रांसीसी कंपनी ने जो वहाँ एक सेना छोड़ी थी उसका खर्च भी हैदराबाद के नवाब को देना पड़ता था. और कई भारतीय राज्यों में सेना का खर्च और उनकी सुरक्षा के नाम पर ये लोग वसूलने लग गए थे. तो ये था सेकंड कर्नाटक युद्ध. अब हम देखेंगे यहाँ पर थर्ड कार्नाटिक वॉर. ये हुआ 1756 से 1763 तक. द फाइनल फेज ऑफ एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड व्हेन द 7 years वाज ब्रोक आउट इन यूरोप इन द वॉर ऑफ वांडीवास इन 1760. फ्रांच वर डिफीटेड. द ब्रिटिश कंपनी इमर्ज विक्टोरियस इन द वॉर. द इंग्लिश हु वर ऑलरेडी इन पावर इन कर्नाटिक ousted French from Hyderabad too, and thus all the territories under the French control come under the control of the British. The dream of French company to gain political supremacy in India came to end. British East India Company founded a new door open to establish their supremacy over entire India. ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर इसको. यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 7 साल तक युद्ध चलता रहा, वॉर चलता रहा. उसमें भी युद्ध आरंभ हुआ. फिर 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ भारत में. यहाँ पर फ्रांसीसियों की हार हो गई और अंग्रेज कंपनी जीत गई. कर्नाटक के साथ साथ पहले कर्नाटक पर जहाँ ब्रिटिशर्स का अधिकार था वहीं हैदराबाद पर फ्रांसीसियों का था. तो यहाँ से हैदराबाद से भी फ्रांसीसियों को निकाल दिया गया और धीरे धीरे फ्रांसीसी कंपनी जो भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की सोच रही थी, ब्रिटिश कंपनी ने उसको करारी हार दी और धीरे धीरे उनकी सत्ता खत्म हो गई. और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे संपूर्ण भारत पर अपनी जो सत्ता स्थापित करने का जो दरवाज़ा था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोल लिया था. अब ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल. भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना बंगाल में कैसे हुई और यहाँ से किस तरीके से शुरुआत हुई, आगे की स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे. अलीवर्दी खान became the Nawab of Bengal in 1740. He was an unable diplomatic ruler. He disliked to activities of the English. He was against the besieging of Calcutta by the British. He died in 1756. Siraj-ud-Daulah became the Nawab of Bengal. Shaukat Jung, son of Ghizti Begum, eldest daughter of Alivardi Khan himself, wanted to be a Nawab as he got support from Diwan Rajvallabh. Mir Jafar, the brother-in-law of Alivardi Khan and army chief, also wanted to become the Nawab. सुनिए इस कहानी.
अलीवर्दी खां जो थे वो 1740 में बंगाल के नवाब बने और वो काफ़ी योग्य और अक्लमंद शासक थे। अंग्रेज़ों के द्वारा जो कलकत्ता की किलेबंदी की गई थी वो उनको पसंद नहीं आई थी। 1756 में अलीवर्दी खां की डेथ हो जाती है और जो बंगाल के अगले नवाब होते हैं उनका नाम है सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां की एक बड़ी बेटी थी घसीटी बेगम, उनका एक बेटा हुआ शौकतगंज जो खुद सिराजुद्दौला की जगह खुद वहाँ का नवाब बनना चाहता था। तो उसने वहाँ के जो दीवान थे उनसे सहयोग किया और अलीवर्दी खां का जो ब्रदर इन लॉ था मीर जाफ़र भी नवाब बनने का सपना देख रहा था। मतलब यहाँ पर अलीवर्दी खां के जो बेटी के बेटे थे शौकतगंज वो और जो उनके बहनोई थे मीर जाफ़र वो भी दोनों ही नवाब बनना चाहते थे। ठीक है। ऑल दीज अंडर ब्रिटिश पेट्रोनोज वर फैनिंग conspiracies. Nawab Sirajuddaulah was annoyed due to fortification of Calcutta by the British. The British were trading in Bengal without paying taxes, and this had to adverse effect on the royal treasury. The British did not give the respect and gift to Nawab in इसका मतलब समझ लीजिए। अब जब अंदर ही षड्यंत्र हो रहे थे तो क्या हो रहा था, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला वो वहाँ पर किलेबंदी उनको पसंद नहीं आ रही थी और बंगाल में अंग्रेज़ों को बिना टैक्स दिए व्यापार किया जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था जो बंगाल का जो सरकारी खजाना था वो धीरे धीरे खाली हो रहा था और अंग्रेज़ों के जो सम्मान और जो उपहार मिलना चाहिए वो अंग्रेज़ वहाँ नवाब को नहीं दे रहे थे। इससे क्या हो रहा था, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, फैक्ट्री ऑन June 4, 1750. Now the Nawab was on his way to Calcutta. Governor Drake left Calcutta with traders, women and children, and Nawab took control of Calcutta and on 22 June 1756. अंग्रेज़ों द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी उससे जो नवाब थे वो नाराज़ थे और उन्होंने कासिम बाज़ार की फैक्ट्री पर अपना अधिकार कर लिया था और फिर अब वो कलकत्ता की तरफ बढ़ रहे थे। गवर्नर ड्रेक जो थे और जो व्यापारी थे वहाँ की जो महिलाएं थी और बच्चों के साथ अपना वहाँ कलकत्ता छोड़ करके चले गए थे और कलकत्ता पे वापस से फिर जो था वो नवाब सिराजुद्दौला का कब्जा हो गया था। अब इसी के साथ साथ कुछ ट्रीटीज़ की गई। तो आफ्टर द फॉल ऑफ कलकत्ता, रॉबर्ट क्लाइव लेड एन आर्मी टू बंगाल. क्लाइव इन अ स्मॉल वॉर इन 1757 reconquered Calcutta and the Nawab was defeated in the war and the British completely compelled the Nawab to concede their demands. इसके बाद क्या हुआ, कलकत्ता के पतन के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो एक सेना लेकर वापस से बंगाल पहुंचा 1757 में और एक लड़ाई लड़ी जिसमें कलकत्ता पर वापस से क्लाइव का अधिकार हो गया। नवाब युद्ध में पराजित हो गए और जब पराजित हो गए तो एक ट्रीटी हुई, संधि हुई जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर और वहाँ पर चूँकि उनकी हार हो गई थी नवाब की तो उनको अंग्रेज़ों की सारी मांगों को स्वीकार करना पड़ा था, मानना पड़ा था। ओके अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके सो आई होप कि आप सभी को दिख रहा होगा. With the signing of the Treaty of Ali-Nagar, most of the English demanded were fulfilled, but they wanted to control Bengal. They indulged the intrigues. Clive occupied French colony Chandranagar, and the Nawab could not stop him.
ओके। सो अलीनगर की जब संधि हो गई तो बंगाल के साथ साथ अंग्रेज़ों को और भी बहुत सारी सुविधाएं मिल गई और वो बंगाल पर अपना अधिकार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी तैयारी भी शुरू कर दी और फ्रांसीसी बस्ती थी चंद्रनगर, उस पर भी उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने अपना क्लाइव ने अपना कब्जा कर लिया और नवाब उनको नहीं रोक पाए थे। क्लाइव मेड अ सीक्रेट पैक्ट विथ मीर जाफ़र हु वाज द रिप्लेस सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल। जो क्लाइव थे उन्होंने जो सेनापति थे सिराजुद्दौला के, उनके साथ एक ट्रीटी एक समझौता कर लिया और जो अगला नवाब उनको बनाने का वादा किया। तो इस और एक षड्यंत्र रचा और नवाब को फिर अलीनगर की संधि बंद वहाँ से हटा करके और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। कैसे बनाया गया देखिए आप। Mir Jafar, who was the replaced Sirajuddaulah as Nawab Bengal. After the conspiracy pretext for war was reached, Nawab was accused of dishonoring Treaty of Alinagar and soon army under Clive set up मुर्शिदाबाद और उन पर ये आरोप लगा दिया क्लाइव ने कि आपने जो संधि हुई थी, जो ट्रीटी हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था अलीनगर में, आपने उसकी शर्तें नहीं मानी है, इसलिए आपको नवाब पद से हटाया जा रहा है। और वो युद्ध के बहाने खोलने लगा और संधि का भंग करने का आरोप लगा दिया और आरोप लगाने के बाद उन पर अपनी आर्मी को लेकर वो मुर्शिदाबाद की तरफ चल पड़ा था। अब बैटल बिटवीन नवाब एंड द ब्रिटिश फोर्स वाज फॉट इन प्लासी ऑन 23 जून 1757। अब प्लासी नाम के प्लेस पर नवाब की सेना और ब्रिटिशर्स के बीच में एक बड़ा युद्ध हुआ। द मेजर पार्ट ऑफ नवाब आर्मी लेड बाय द ट्रेटर्स मीर जाफ़र, जो मैदान में का सेनापति जो मीर जाफ़र था, उसके ही काफ़ी सारे लोग थे। उस लड़ाई में नवाब पराजित हुए और मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने उनको मार डाला था। सो नवाब, अ बैटल बिटवीन द नवाब हो गया ये द मेजर पार्ट ऑफ नवाब्स आर्मी लेड बाय द ट्रेटर्स मीर जाफ़र राय दुर्लभ एंड यार लतीफ़ did not participate actively in the battle and so Nawab was defeated and killed by मीरान। क्योंकि जो लोग थे वो उसमें मीर जाफ़र के थे तो उन्होंने इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया, अच्छे से लड़ाई नहीं लड़ी और बदले में नवाब की सेना की हार हो गई। और जो मीर जाफ़र का जो बेटा था मीरान, उसने उसको सिराजुद्दौला को मार दिया था। बैटल ऑफ प्लासी हैड नो इंटरफेस बट इट वाज अ वॉर ऑफ immense political and economic importance. The Nawab became a puppet in the hands of the British. अगर हम मिलिट्री फॉर्म में देखें तो प्लासी का युद्ध इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली वो फॉर्म में देखें तो बहुत महत्वपूर्ण था। मीर जाफ़र बंगाल के नवाब बन गए, जो पूरी तरीके से पपेट मीन्स कठपुतली बनकर रह गए किसकी, अंग्रेज़ों की हाथों की। द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ बंगाल केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। वहाँ की जो राजनीतिक चीज़ें थी वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई थी। द बैटल ऑफ प्लासी पेव्ड द way for the British to loot Bengal. He allowed British to trade tax free in Bengal, Bihar and Orissa. The company also got the zamindari of 24 parganas. The company received the right to mint coins in Calcutta. The battle of Plassey proved decisive as control of Bengal fell into the hands of the British. सैनिक दृष्टि से इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, मैंने आपको बताया। धीरे धीरे वो उनके अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली हो गए। और आर्थिक दृष्टि से प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में एक लूट सी शुरू हो गई थी। मीर जाफ़र लूट सी शुरू हो गई थी और वहाँ पर क्या हुआ था, बिहार और बंगाल और उड़ीसा तक उनका शासन हो गया था। जमींदारी मिल गई थी उनको 24 परगनास की। उड़ीसा कंपनी को कलकत्ता के पास में एक 24 परगना जगह वहाँ की जमींदारी मिल गई। कंपनी ने कलकत्ता में सिक्के ढालने के लिए एक अधिकार ले लिया। इस प्रकार से जो प्लासी का जो युद्ध था वो नवाबों से किसी सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में एक तरीके से आ गई, ये इसका परिणाम था। सो आज की स्लाइड में इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में बैटल ऑफ बक्सर को पढ़ेंगे। थैंक यू।